हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था सेपर मशीन के टाइप्स, और उस टाइप्स में मैंने आपको हॉरिजेंटल सेपर बता दिया था। फिर हमने आपको बताया था यूनिवर्सल सेपर, और उसके बाद हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था ड्रॉ टाइप सेपर। और अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिकल सेपर मशीन कैसा होता है और इसके कैसे काम होते हैं और किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं फर्स्ट वन। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो वर्टिकल सेपर होता है इसी को क्या बोला जाता है, स्लॉटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लॉटर। लेकिन स्लॉटर और वर्टिकल सेपर में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सबसे पहले जहां पे मैं पेन चला रहा हूं वहां पे ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो एक टर्म यूज किया गया है पॉल। क्या यूज किया गया है, पॉल। तो अगर आपको जरा भी याद हो तो मैं बार बार एक बात बोलता था कि रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म के द्वारा, देखो यहाँ पे रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म के द्वारा अगर यह टेबल है तो टेबल के ऊपर कहीं ना कहीं वर्कपीस होगा। तो वर्कपीस को ऑटोमेटिक फीड देने के लिए, वर्कपीस को ऑटोमेटिक फीड देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। क्या यूज करते हैं, रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। अब ध्यान से देखो, इतनी बात हो गई जो वहां पे दिख रहा है। अब इधर आओ, फर्स्ट वन आप ध्यान से देखो बालक। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान केंद्रित करिए, और यह है आपका रैम। क्या है, रैम। अब यहाँ पे जो रैम है वह कैसा हो गया है, वर्टिकल हो गया है। कैसा हो गया, वर्टिकल हो गया। अगर यह रैम वर्टिकल है इसका मतलब क्या है, इस मशीन का नाम क्या है, वर्टिकल सेपर मशीन। तो यहाँ पे अगर टूल लगा होगा तो थोड़ा सा आगे लगा होगा। यह कैसा है आपका टूल, सिंगल पॉइंट करनी टूल। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल के पास देखो एक बात लिखा गया है, लॉन्गिट्यूडनल हैंडल और फिर क्रॉस फीड हैंडल। अगर आपको पता होगा कि टेबल लॉन्गिट्यूडनल भी चल सकता है और क्रॉस भी चल सकता है। मैंने आपसे बात किया था कि अगर आपका टेबल ऐसे इस डायरेक्शन में चलेगा तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल फीड, और अगर ऐसे चलेगा उसको ट्रांसवर्स फीड बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपका टेबल है वह लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस क्या कर सकता है, दोनों फीड में चल सकता है। इसीलिए यहाँ पे दो हैंडल लगे हुए हैं। एक हैंडल का नाम है लॉन्गिट्यूडनल हैंडल और एक का नाम है क्रॉस फीड हैंडल। क्या नाम है, क्रॉस फीड हैंडल नाम है। आइए देखते हैं ध्यान से। अब देखो यह आपका टेबल है और इस टेबल तक कुछ ऑटोमेटिक गियर लगे हुए हैं जिसके द्वारा इस पॉल मैकेनिज्म से यह चलता है। तो आपको यह कतई नहीं पढ़ना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई सवाल कभी भी नहीं आया हुआ है। अगर आया होता तो मैं इसको जरूर बताता कि रैचेट एंड पॉल किस प्रिंसिपल पर यह पावर यहाँ तक ट्रांसफर करता है। लेकिन एक प्रश्न आया है, वो भी कई बार आया है, कि वर्क पीस को ऑटोमेटिक फीड कैसे दिया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। ठीक है, अब आगे आओ। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले यह कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम है। अब जो सबसे खास बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रैंक डिस्क। क्या लिखा हुआ है, क्रैंक डिस्क। तो जरा इस ब्लॉक पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दो। यह क्रैंक डिस्क क्या है, और क्या हम स्ट्रोक ऑफ लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब वर्टिकल सेपर में क्या हम स्ट्रोक ऑफ लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सेपर में स्ट्रोक ऑफ लेंथ को हमने एडजस्ट किया था, कैसे कि रॉकर आर्म और क्रैंक पिन के बीच के डिस्टेंस को क्या किया था, कम किया था या ज्यादा किया था। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो क्रैंक डिस्क है, इस क्रैंक डिस्क के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस रैम के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा पेन और कॉपी का यूज करेंगे और इसके डेप्थ में चलते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्या वर्टिकल सेपर में भी आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक सेट हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे। ठीक है, आइए यहां पे देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्रैंक डिस्क को लिया। देखो ये क्रैंक डिस्क है, क्रैंक डिस्क बन गया। ठीक है, अब देखो क्रैंक डिस्क होता कैसे है।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्रैंक डिस्क में एक स्लॉट बना होता है, ठीक है, ऐसा। अगर ये डिस्क है तो इसकी कुछ थिकनेस होगी, ये इसकी थिकनेस दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर ये, इस पे ध्यान दो जरा, अगर यह क्रैंक डिस्क है तो इसको यहां से क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है, यह क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं एक पावर सोर्स होगा जो कि इसको क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। देखो हमने क्या किया है, इस क्रैंक डिस्क वाले पार्ट को यहां पे ला दिया है। बस आपको यह मैं दिखाना चाह रहा हूं कि क्रैंक डिस्क के द्वारा किस तरीके से लेंथ ऑफ स्ट्रोक को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब यहां पे आते हैं, ध्यान से देखो, आपने यहां पे देखा इस क्रैंक डिस्क में एक पिन है, ये वाला पिन देख पा रहा हो, ये पिन है, और यहां से एक और ब्लॉक लगा हुआ है, और यह सीधा का सीधा किससे कनेक्ट है, रैम से, ठीक है। थोड़ा सा फिर से देखो, देखिए यहां पे देखो एक लीवर है जो कि यहाँ पे एक पिन के द्वारा इस क्रैंक में लगा हुआ, मतलब है कि यह जो डिस्क है, इस डिस्क में क्या लगा हुआ है, एक पिन लगा हुआ है, और इस पिन से यहाँ पे एक रॉड है, और यह किससे जुड़ा हुआ है, इस रैम से। जब देखो यह रोटेट कर रहा होगा, जब यह रोटेट कर रहा होगा, डिस्क है तो ऐसे रोटेट करेगा, और जब यह रोटेट कर रहा होगा तो यह नीचे आता होगा और ऊपर जाता होगा। तो यह जब नीचे और ऊपर आएगा तो यह रैम भी क्या करेगा, अप एंड डाउन करेगा, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से देखो, इस सेंटर पॉइंट को देखो, ये सेंटर, अब बहुत ध्यान समझना, मान लो ये वाला जो पिन है वो इस सेंटर में है, ठीक है। अब अगर इस सेंटर में होगा, ये आपका रैम है, ये आपका यहाँ पे टूल है, ध्यान से देखो ये टूल है। अब जब यह रोटेट करेगा तो यह जब सेंटर में होगा तो निश्चित रूप से यह रोटेट नहीं करेगा, मतलब यह अप एंड डाउन नहीं करेगा, यह अप एंड डाउन नहीं करेगा जब एकदम सेंटर में होगा। ऐसा इसलिए कि जब यह डिस्क रोटेट करेगा तो इसका जो पॉइंट है वो वहीं पर रुका होगा, जब यह रोटेट करता रहेगा तो इसका ये वाला पॉइंट यहीं पर रुका होगा, जिसके कारण इस डिस्क के रोटेट करने पर यह जो लीवर है अप एंड डाउन नहीं करेगा, क्योंकि लीवर से ही रैम जुड़ा हुआ है। यह आपका क्या हो गया, रैम का एक्सिस हो गया। अब देखो होता क्या है, हम करते क्या है कि इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। इसका मतलब है अगर हमने इस पॉइंट को ऊपर बढ़ा दिया तो यह रोटेट करेगा, तो देखो इसके पास रेडियस आ जाएगा, ध्यान से समझो, इसके पास रेडियस आ जाएगा, और यह यहाँ और यहाँ के बीच में रोटेट करने लगेगा। इसका मतलब है जब इसका पॉइंट हमने थोड़ा सा सेंटर से ई सेंटर कर दिया तो इतना ऊंचाई ले लिया, इसका मतलब यह पॉइंट यहाँ और यह यहाँ रोटेट करने लगेगा। तो जब ये दो पॉइंट बनते हैं तो आप यहाँ पे देखो यह, और यहाँ पे देखो, इसका मतलब है कि जो टूल का मूवमेंट होगा वह इतना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक होगी ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना सेंटर से यह दूर जाएगा उतना ही लेंथ ऑफ स्ट्रोक बढ़ता है, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं। फिर देखो अगली बार अगर आपका यह जो पॉइंट है, यह वाला पॉइंट थोड़ा, अब देखो यह वाला पॉइंट अगर हमने क्या किया, इसको और शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे, मतलब वो एक ही पॉइंट शिफ्ट होगा, घूम के इधर आ जाएगा। तो अगर यह सेंटर यहाँ पे शिफ्ट हो गया है तो जब यह रोटेट करेगा, सपोज करो जब रोटेट करेगा तो यहाँ भी पहुंचेगा, इस पॉइंट पे भी। तो अगर अब यहाँ से हम एक डिस्टेंस निकालें तो आप ये देखो, अब क्या हो गया, फिर से स्ट्रोक लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। आप देख पा रहे हो इस वाले पोजीशन पे स्ट्रोक लेंथ कुछ अलग है, इस वाले पोजीशन पे स्ट्रोक लेंथ अलग है, और अगर एकदम सेंटर में है तो वहां पे कुछ भी मूवमेंट नहीं है। इस चित्र से आपको समझना क्या है वो ध्यान से देखो।
इस डिस्क में, ठीक है, इस डिस्क में अगर जो आपका पिन है, यह पिन, अगर यह पिन इस डिस्क के सेंटर में होगा तो आपका रैम में कोई मूवमेंट नहीं होगा। यही एग्जाम का प्रश्न है कि वर्टिकल शेपर में जो क्रैंक, जो आपका डिस्क होता है, अगर वह डिस्क के सेंटर में पिन है तो रैम का मूवमेंट क्या होगा? रैम का मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। जब आप इस पिन को ऊपर ले जाएंगे, जब यहाँ पे ले जाएंगे तो यह वाला पिन घूम के कहाँ तक आ जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब इतना रेडियस में यह क्या बना लेगा? डिस्टेंस। तो जो आपका रैम होगा, देखो यहाँ यहाँ कितने मूवमेंट में चलने लगेगा, क्योंकि यही पॉइंट घूम के यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब इसके पास कैसा मूवमेंट हो जाएगा? यह। तो यह जो रैम का मूवमेंट है, यही तो स्ट्रोक लेंथ है। क्यों? क्योंकि टूल का मूवमेंट अप डाउन। फिर आपने क्या किया, इस पॉइंट को अगर और दूर लेके गए, यह पॉइंट अगर और दूर जाएगा तो जरा सोचो, यह पॉइंट घूम के फिर से कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है अब अगर आपका टूल होगा तो देखो इसके लिए ये, तो अब इसके लिए मूवमेंट क्या हो गया? यहाँ पे देखो ये टॉप, ये बॉटम, टॉप बॉटम। तो अब इसके लिए ये डिस्टेंस हो गया, वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो यहाँ जो समझने की बात है कि जो क्रैंक डिस्क, ठीक है, और पिन का, क्रैंक डिस्क और पिन का जो अरेंजमेंट होता है, उसके द्वारा हम लोग वर्टिकल शेपर मशीन में, उसके द्वारा हम लोग वर्टिकल शेपर मशीन में लेंथ ऑफ स्ट्रोक को क्या करेंगे? सेट करेंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रोक को क्या करेंगे? सेट करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करें। वैसे कुछ है नहीं, फिर से एक बार ट्राई कर देते हैं। दूसरे, अब यहां पे ध्यान दो, अगर इस पॉइंट को देखो, यह पिन देख पा रहे हो, यह एकदम किनारे पे लगा हुआ है। अगर यह पिन कहीं इस जगह पे आ जाएगा तो क्या होगा? इसके पास जो मूवमेंट होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब ये पिन इस सेंटर में आ जाएगा तो इसके पास रोटेशन नहीं हो जाएगी। यह रोटेट करेगा तो ये अप एंड डाउन करेगा ही नहीं, तो यह भी अप एंड डाउन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि यह पॉइंट इस सेंटर से जितना दूर होगा, यह पॉइंट इस सेंटर से जितना दूर होगा वह उतना ही रैम को मूवमेंट देगा। चलो एक बार और बताते हैं, आखिरी बार। वैसे मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 50% को समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार और ट्राई करना जरूरी है। ध्यान से देखो, यह क्या है? इसका डिस्क है, ठीक है। डिस्क में क्या बना हुआ है? स्लॉट बना। क्या बना हुआ है बालक? स्लॉट बना, ठीक है। अब यहाँ पे पिन है, यह पिन। अगर यह डिस्क रोटेट कर रहा है, सपोज करो यह डिस्क रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर यह रोटेट कर रहा है तो अगर आपने कोई पॉइंट यहाँ पे लगा रखा है तो क्या यह पॉइंट अप एंड डाउन कर पाए? क्यों? क्योंकि एकदम सेंटर में है, तो यह अपने ही पास से क्या करता होगा? रोटेट कर रहा होगा, केवल यह अप एंड डाउन नहीं करेगा। ध्यान से देख पा रहे हो, ये यहीं पे रोटेट करेगा। अब होगा क्या कि जैसे ही हम इसको थोड़ा सा इसेंट्रिक करेंगे, अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले गए, देखो यहाँ पे, तो देखो जब ये यहाँ पे आएगा तो रोटेट करके कहीं ना कहीं यहाँ फिर से पहुंचेगा, और यह पॉइंट फिर से कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पे पहुंचेगा। ओके, अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे जो लीवर लगा है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे जो लीवर लगा है इस पॉइंट पे, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्टेंस के फॉर्म में देखें तो यह मान लेते हैं L1 है, का मतलब है लेंथ ऑफ स्ट्रोक है फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। जब आपने इस पॉइंट को सेंटर से थोड़ा ऊपर किए तो घूम के ऐसे आएगा, तो यह यहां से लेके यहां तक का मूवमेंट देगा। अब अगला लाते हैं। देखो, अब मान लेते हैं इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं, मान लो यहां पे ले आते हैं, तो आपको यह पता है कि यह भी रोटेट करके कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे, ठीक है। तो यह इतना बड़ा सर्कल लेगा, जितना रेडियस उतना ही बड़ा तो सर्कल होगा यार, बचपन से जानते हो, कोई बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये है कि तुमने कोई पढ़ा नहीं होगा। चलो ध्यान से देखो, आपने क्या किया, इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया तो यह क्या बन गया बालक? सर्कल बन गया। और इस सर्कल में अगर आप इस पॉइंट को आगे ले जाओ और यहाँ पे इसको आगे ले जाओ और इसको भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट करो, देखो होता क्या है
यहाँ पे एक डिस्टेंस बनता है जिसको हमने क्या बोल दिया, L2 बोल दिया। इसका मतलब है कि जब डिस्टेंस कम है तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या है, कम है। जब हमने सेंटर का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो देखो लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या हो गया, बढ़ गया। अगला एक और पोजीशन देखते हैं। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को यहां पे ले आए। अब आपको लग रहा होगा कि पॉइंट कैसे जा रहा है, एक्चुअल में इसके अंदर ये स्लाइडर होता है, ये स्लाइड करता है। आप यहाँ पे है, फिर इसको ऊपर खींच दो, ऊपर खींच दो और ऊपर खींच दो, तो इसके अंदर स्लाइड करता है क्योंकि स्लॉटेड लीवर है, इसमें स्लॉट बना हुआ है। तो स्लॉट में क्या करता है, ये स्लाइड करता है। तो इस जो पॉइंट पिन है उसको आप इसमें आराम से ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करके ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, जब यह पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो एक सर्कल ऐसे फॉर्म करेगा और यह पॉइंट रोटेट करके यहाँ आएगा। अब यह पॉइंट रोटेट करके यहाँ पे आएगा ही। तो अगर हम ध्यान से देखिए तो जो लीवर होगा वह यहाँ और यह यहाँ पे। तो अगर अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो अब जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक बन के आएगा वो मान लो L3 है। L3, L1 और L2, इन तीनों बातों को आप ध्यान से देखो। अब यह बहुत ज्यादा क्लियर है, आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं स्लॉटेड डिस्क। क्या बोलते हैं, स्लॉटेड डिस्क बोलेंगे। अब स्लॉटेड डिस्क हो गया और इसके अंदर क्या है, स्लॉटेड डिस्क हो गया। अब इसके अंदर यह पिन क्या कर रहा है, अलग अलग पोजीशन पे क्या कर रहा है, चल रहा है। जिसके कारण होगा क्या कि यह मोमेंट अलग अलग लेंथ ऑफ स्ट्रोक एडजस्ट कर देगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रोक को एडजस्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, इसको बोलते हैं स्लॉटेड लीवर डिस्क। क्या बोलेंगे, स्लॉटेड लीवर डिस्क। तो ये पूरी बात हो गई, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। चलो ठीक है, यहां पे आओ। तो सबसे पहले जब आपका ये पावर चलता है तो यहाँ पे ये रोटेट करेगा, इस रोटेशन से क्या आएगा, यह आपका डिस्क रोटेट करेगा, डिस्क से यह पिन रोटेट करेगा, पिन से क्या करेगा, यह अप एंड डाउन करेगा। अगर यह अप एंड डाउन करेगा तो रैम भी अप एंड डाउन करेगा, और जब रैम अप एंड डाउन करेगा तो आपका टूल भी डाउनवर्ड उसमें चलेगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न यह होता है, ध्यान से समझना, कि जिस तरीके से शेपर मशीन फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है और रिवर्स में नहीं करता है, जबकि अगर यह वर्टिकल टाइप का शेपर है तो यह नीचे की तरफ जब मूवमेंट करेगा उसको बोलते हैं डाउनवर्ड पोजीशन। क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड। और जब ऊपर की तरफ चलेगा तो उसको बोलते हैं अपवर्ड पोजीशन। ठीक है, तो यहां पे जो आपको नोट करने वाली बात है, देखो, तो जब यह नीचे की तरफ आएगा, कौन सा, यह रैम, जब यह टूल नीचे की तरफ आएगा इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पोजीशन। जब यह डाउनवर्ड पोजीशन में आएगा तो कटिंग करेगा। इसका मतलब है कि डाउनवर्ड पोजीशन में कटिंग करेगा और अपवर्ड पोजीशन नॉन कटिंग वाला होगा। तो कई बार प्रश्न आया हो, इसको हिंदी में बोलते हैं अधोमुखी। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, कभी कभी प्रश्न आता है कि जो आपका स्लॉटर ही एक टाइप का है, बोलता है कि स्लॉटर किस डायरेक्शन में कट करता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या इसकी हिंदी होती है अधोमुखी। ठीक है, तो आप इन दोनों बातों को जानेंगे। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कट करता है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या है, इसमें जो इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रोक एडजस्ट करते हैं वो स्लॉटेड डिस्क होता है। देखो ये स्लॉटेड डिस्क होता है और इसमें एक पिन होता है, और पिन के मूवमेंट से हम क्या करते हैं, अलग अलग लेंथ ऑफ स्ट्रोक को क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इतनी बात हो गई। चलिए देखो, अब एक्चुअल में यह आपका एक टाइप का वर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे देखो टेबल कैसा हो गया, रोटेटिंग। यह ऐसा है क्योंकि ये इमेज ही किसका है, स्लॉटर का। देखो, वर्टिकल शेपर आर यूजली इक्विप्ड विद रोटरी टेबल। ठीक है,
जरा यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया, रोटरी टेबल। ठीक है, अब आगे आओ। वर्टिकल सेपर आर यूजुअली इक्विप्ड विद रोटरी टेबल विच कैन बी मूव्ड बाई पावर आर हैंड। ठीक है, इसको आप पावर या मैनुअल से भी क्या कर सकते हो, घुमा सकते हैं। अब कह रहा है कि द टेबल सिट्स ऑन अ सैडल। टेबल किसके ऊपर बैठा हुआ है, तो क्या जवाब दे रहा है, सैडल के ऊपर क्या लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है। चलिए, वर्क कैन बी माउंटेड, वर्क कैन बी माउंटेड ऑन अ रोटरी टेबल। ठीक है, रोटरी टेबल पे क्या हो सकता है, माउंटेड हो सकता है। एंड इंडेक्सेड फॉर वेरियस ऑपरेशन। इंडेक्स करते हैं, इसका मतलब आपको जानना चाहिए कि हम इस शब्द का यूज कब किए थे। आपको याद आ रहा है हमने इसका कब यूज किया था, जब हम क्या कर रहे थे, इंडेक्सिंग कर रहे थे। इंडेक्सिंग हम किस मेथड में करते हैं, आप बोलोगे गियर कटिंग में। तो इससे एक ज्ञान और ले लो कि सेपर मशीन पर गियर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम इंडेक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी कभी अगर प्रश्न में आ जाए कि क्या सेपर मशीन पर गियर बनाया जा सकता है, बिल्कुल हाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेबल रोटेट कर रहा है। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग का पूरा मैकेनिज्म लगा देंगे, जो इंडेक्स होता है, चाहे सिंपल इंडेक्सिंग का, यूनिवर्सल इंडेक्सिंग का, तो आराम से कटिंग हो जाए। इसीलिए सेपर मशीन पर गियर बनाए जा सकते। ठीक है, ठीक है, तो आप याद रखना कि यहाँ पे इंडेक्स वेरियस ऑपरेशन के लिए वर्क पीस को अलग अलग भागों में डिवाइड करने के लिए हम इंडेक्स करते हैं। तो वर्टिकल सेपर क्या है, रोटरी टेबल रख रहा है, क्या रख रहा है, रोटरी टेबल रख रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ओके, अब यहाँ पे टेबल रोटरी कर रहा है, फिर यहाँ पे ट्रांसवर्स फीड है और यह लॉन्गिट्यूडनल फीड है। तो दो टाइप का फीड हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। दो टाइप का फीड किसका है, टेबल का, और यह अप एंड डाउन मूवमेंट है। यह कौन सा मशीन है, वर्टिकल सेपर। ठीक है, अब इसके अंदर का मैकेनिज्म आप समझ गए कि यह जो लेंथ आप स्टोक सेट करना है वो कैसे सेट करना है, स्लॉटेड डिस्क होगा और उसके अंदर जो पिन लगा होगा उसकी लेंथ को कम या ज्यादा करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखो, यह है क्या, हाइड्रोलिक ड्राइव सेपर। ठीक है, हमने आपसे बोला था कि जो आपका सेपर होगा वह कटिंग स्पीड उसका चेंज होता रहेगा। लेकिन हमने आपसे यह बात कहा था कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक मेथड यूज होता है, ड्राइव सिस्टम, जिसको बोलते हैं कौन सा सिस्टम, हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम। देखते हैं यह क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पे यह एक टाइप का कैसा सेपर है, हाइड्रोलिक सेपर है। कैसा हाइड्रोलिक सेपर, देखो कैसे, क्योंकि जो हाइड्रोलिक सेपर का बेसिक प्रिंसिपल होता है पास्कल लॉ होता है, आप समझते हो, दाब वाला नियम। तो अब होगा क्या कि जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लगा हुआ है कंट्रोल वाल्व, यहाँ पे है रिलीफ वाल्व, यहाँ पे है थ्रॉटल वाल्व, यहाँ पे है पंप, ये है रिजर्वायर, इसमें ऑयल भरा होगा, आप जानते ही होंगे। क्योंकि जो हाइड्रोलिक मशीन होती है ऑयल प्रेशर पे चलती हैं, तो यहाँ पे ऑयल प्रेशर है। हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमको यह जानना है जो आपका हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम है वो एक्चुअल में कैसे काम करता है और क्विक रिटर्न कैसे करता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले आप देखो, एक बार पाइप ऐसे लगा हुआ है यहाँ और एक बार पाइप ऐसे। ठीक है, इन दोनों में एक बेसिक अंतर है। जब आपका लिक्विड इस तरफ से जाएगा तो ये पूरा लिक्विड ऐसे भरेगा और इस पूरे के पूरे पिस्टन को क्या करेगा, इधर प्रेशराइज करेगा। ठीक है, जब यह इस तरफ से लिक्विड भरेगा तो जब इधर प्रेशराइज करेगा तो यह जो आपका टूल हेड है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, कटिंग करेगा। क्योंकि कटिंग कैसे करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब यह यहां तक आ जाएगा तो उसके बाद यह लॉक हो जाएगा और यह वाला ओपन हो जाएगा और यह लिक्विड इस तरफ से जब यहाँ पे जाएगा तो फिर क्या करेगा, इसको फिर से इधर प्रेशराइज करके इसको इस तरफ। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान
अगर इस तरफ से बात करेंगे तो जब लिक्विड इस तरफ से जाएगा तो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेंडर भरा है, मतलब यहाँ पे लिक्विड भरने के लिए क्या है, ज्यादा एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होगा P = F/A। ठीक है, यही होता है ना बचपन वाला फॉर्मूला, P = F/A वाला होता है। अब देखो एरिया से क्या रिलेशन बनाना है, यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर हमें बात करें कि यह लिक्विड इस तरफ से जा रहा है यहाँ पे, तो जब ऐसे जाएगा तो इसके लिए पूरा का पूरा यह सिलेंडर एरिया बनेगा। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड स्ट्रोक की अगर हम बात करें, प्रेशर क्या होगा, PF का मतलब है प्रेशर फॉर फॉरवर्ड स्ट्रोक। यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेंडर का एरिया लेगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एरिया ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि यह फ्लूइड इसमें जाएगा, एरिया ज्यादा हो जाएगा। अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यह ज्यादा तो यह कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा तो यह क्या करेगा, पिस्टन धीरे 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 आगे मूव करेगा, इसीलिए कटिंग में स्पीड कम होगी। समझ पा रहे हो, कटिंग में स्पीड क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर यह प्रेशर रिवर्स की बात करेगा, = F/A। अब देखो A क्या होगा, जब यह इस तरफ से जाएगा तो यहाँ पे जो एरिया होगा, अब लिक्विड जब इसमें भरेगा तो इसके लिए यहाँ पे जगह होगा केवल यहाँ पे, जबकि बीच में क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। तो कनेक्टिंग रॉड का एरिया, यहाँ पे एक्चुअल प्लंजर लगाते हैं, एरिया और कम हो जाता है। यहाँ पे रॉड दिखाया गया है, तो यह जो एरिया है कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब यह फ्लूइड इस तरफ से जाएगा तो इसके लिए एरिया कम हो जाता है। और जब इस कम एरिया में जब यह लिक्विड भरेगा तो यहाँ पे जब एरिया मिनिमम हो जाएगा तो प्रेशर R क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर तेज हो जाएगा, जिसके कारण से क्विक करके आगे बढ़ जाएगा। हाई प्रेशर से होगा तो बड़ी तेजी से पीछे आएगा। यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो धीरे धीरे आगे जाएगा। बात समझ रहे हो। तो इसने क्या किया कि क्रॉस सेक्शन एरिया को ज्यादा और कम करने से प्रेशर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा हो जाएगी। इसी कारण जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है तो कटिंग स्पीड स्लो होती है, लेकिन जब यह फ्लूइड इस तरफ से रिवर्स में आता है तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, क्विक रिटर्न कर लेता है। तो हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम में भी क्विक रिटर्न हो जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, ये खास बात है। अब आगे चलते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। चलिए आगे यहाँ पे आओ, वही इमेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सेम टू सेम वही है, बस ब्लैक एंड व्हाइट है। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि जो लिक्विड जा रहा है इस नैरो पार्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे एरिया क्या है, रिटर्न स्ट्रोक क्या लिखा है, फास्टर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है, बिल्कुल कम है। जब एरिया कम होगा, आपको पता है P = F/A, जब एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऐसे प्रेशर बढ़ेगा तो बड़ी तेजी से क्या आएगा, पीछे की तरफ आएगा। अब यहाँ पे जब आएगा, यह लिक्विड इस तरफ से इंटर करेगा तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, धीरे धीरे। तो हम क्या करते हैं कि इसके एरिया को कम और ज्यादा करके इस पूरे रैम का मूवमेंट को देखते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, ध्यान से देखो ये। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको देख पा रहे हो, इससे पहले हमने एक और बनाया था ग्राफ, मैं उसको भी यहाँ बना देना चाहूंगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे A था, यहाँ पे B था। ठीक है, अब यह कौन सा स्ट्रोक था, फॉरवर्ड, यह कौन सा स्ट्रोक, बैकवर्ड। ठीक है, रिवर्स स्ट्रोक था। अगर यह रिवर्स मानते हैं तो यह कटिंग स्ट्रोक था। तो आपने देखा क्या था कि हर पॉइंट पर कटिंग स्पीड क्या था, अलग अलग था, जबकि रिटर्न में भी हर पॉइंट पे कटिंग स्पीड क्या था, अलग अलग था। और यह जो पूरा का पूरा सिस्टम था वह मैकेनिकल ड्राइव शेपर का था, जिसमें बुल गियर लगा होगा। यहाँ पे क्या था, पिनियन, पिनियन बुल गियर और बेवल गियर और आपका क्रैंक पिन और रॉकर आर्म। तो यह पूरा सिस्टम जिस शेपर में लगा होता है उसको हम बोलते हैं क्या,
उसको बोलते हैं मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम। तो जो मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम का जो स्पीड का प्रोफाइल आता है वो ऐसा आता है। आपने इसको पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपने पढ़ा था VA = 0 और यहाँ क्या पढ़ा था VB = 0, मतलब दो जगह वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, अब इस वेरिएशन के कारण हमने आपको बोला था कि जो शेपर मशीन में कटिंग स्पीड लिखा जाता है, औसत कटिंग स्पीड लिखा जाता है। अब इन लोगों ने जब हाइड्रोलिक्स का यूज किया तो आप जरा इस प्रोफाइल को देखो। इस प्रोफाइल को देखने से यह पता चल रहा है कि जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है वह देख रहे हो होमोजीनियस है ये, और रिटर्न स्ट्रोक भी क्या है होमोजीनियस है। इसका मतलब है कि हर जगह, मतलब ये आप देख पा रहे हो इन सभी जगह क्या है, इसकी स्पीड क्या होगी कांस्टेंट होगी। इनिशियल पॉइंट पे तो 0 है, शुरुआत में 0 है और लास्ट में भी 0 है, लेकिन उसके बाद जब ये कटिंग में इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे जो स्पीड का वेरिएशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी जो रिटर्न स्ट्रोक में वेरिएशन होता है वो भी क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। तो इस इमेज से आपके दिमाग में आना चाहिए बात कि जो हाइड्रोलिक शेपर होगा उसमें जो स्पीड का, कटिंग स्पीड का जो प्रोफाइल बनता है वो क्या होता है होमोजीनियस। अब देख पा रहे हो इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे 0 है, फाइनल पॉइंट पे 0 है, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो यह हाइट है, मतलब इसका कटिंग स्पीड क्या है सेम है। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोलिक शेपर का यूज करते हैं जिसमें कि इसकी स्पीड, कटिंग स्पीड क्या होती है नॉर्मल होती है और यहाँ पे आसानी से कट किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, पीछे आओ। These utilize a hydraulic system. These utilize a hydraulic system. तो ऐसा शेपर जो हाइड्रोलिक पावर से चलता है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक ड्रिवन शेपर। टू रेसिप्रोकेट द रैम, इस सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं रैम को रेसिप्रोकेट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे क्या, अ डबल एक्टिंग रैम इम्पार्टिंग ए नेचुरल क्विक रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, ध्यान से देखो, डबल एक्टिंग रैम। डबल एक्टिंग रैम का मतलब देखो यह जो रैम है आपका इस तरफ से भी पावर में आ रहा है और इसके पास इस तरफ से भी क्या आ रहा है पावर में आ रहा है। तो यह फॉरवर्ड, यह रिवर्स, यह फॉरवर्ड और यह रिवर्स। तो यह डबल एक्टिंग क्या है रैम है। तो अब आप ध्यान से देखो इन्होंने क्या लिखा है, डबल एक्टिंग रैम इम्पोर्टिंग ए नेचुरल क्विक रिटर्न। तो यह नेचुरली क्या हो जाता है क्विक रिटर्न हो जाता है। फिर एडजस्टिंग बोथ द लेंथ ऑफ स्ट्रोक एंड द पोजीशन ऑफ द रैम, इसमें भी लेंथ ऑफ स्ट्रोक एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल से टू कंट्रोल ओवर स्पीड, इसमें पूरे के पूरे कंट्रोल स्पीड पे क्या होगा कंट्रोल होगा। जिस तरीके से हमने देखा कि मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम में जो स्पीड होता है वह क्या करता है वेरी करता रहता है, लेकिन यहाँ पे कैसा स्पीड है होमोजीनियस है, एक लाइन वाला स्पीड है। फिर कह रहा है स्ट्रोक द हाइड्रोलिक शेपर was the most expensive of all। ठीक है, इसलिए है क्योंकि हाइड्रोलिक शेपर बहुत महंगा होता है। इसीलिए हम लोग अपने लैब में जो सामान्य रूप से मशीन्स देखते हैं वह हमारा मैकेनिकल ड्रिवन सिस्टम होता है, लेकिन हाइड्रोलिक ड्रिवन सिस्टम थोड़ा सा महंगा होता है। तो इसका यूज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के वर्क पीस की मशीनिंग करने के लिए करते हैं, सामान्य तौर पे इसका यूज हम लोग नहीं करते। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा शेपर दो टाइप से ड्राइव हो सकता है। फर्स्ट वन क्या है हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम, सेकेंड वन क्या है मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम। ठीक है, तो मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम को आपने पढ़ा होगा जो अभी हमने बताया था बुल गियर वाला, लेकिन हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम का प्रिंसिपल यह होता है जो आपको जानना चाहिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। अब शेपर का साइज, ठीक है, साइज क्या है शेपर साइज का मतलब क्या है द साइज ऑफ शेपर इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक। यह तो बहुत ही आसान है, हम पहले ही लेक्चर से आपको बता रहे हैं कि किसी भी शेपर की साइज को या स्पेसिफिकेशन को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, नाम क्या है इसका लेंथ ऑफ स्ट्रोक। फिर कह रहा है
हॉरिजेंटल सेपर आर मोस्ट ऑफन द मेड विद द स्ट्रोक फ्रॉम 175 mm to 90 mm लॉन्ग। थोड़ा सा यह लिख लो, नोट कर लेना। इसका मतलब है कि जो हॉरिजेंटल सेपर होता है उसका जो स्ट्रोक लेंथ होता है सामान्यतः कहां से कहां तक होता है, 175 से 900। इसका मतलब समझ पा रहे हो? इसका मतलब यह है कि यह दूरी कितना हो सकता है, 175 mm। तो यह इसका फॉरवर्ड है, यह इसका रिवर्स पोजिशन, और यह दूरी और भी ज्यादा हो सकता है। यह इसका क्या है, फॉरवर्ड पोजीशन, यह इसका रिवर्स पोजीशन है। कितना हो सकता है, 900 mm। यही तो है स्ट्रोक लेंथ। तो स्ट्रोक लेंथ का जो दिया हुआ है रेंज 175 टू 900 mm तक हो सकता है। फिर अगला क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सेपर यूज फॉर 2 to 5 हार्स पावर मोटर, 2 से 5 हार्स पावर के मोटर के द्वारा यह चलाया जा सकता है। ठीक है, तो यह उसका स्पेसिफिकेशन होता है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है यह लेंथ ऑफ स्ट्रोक, आपको पता भी होगा क्योंकि एग्जाम में मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 प्रश्न ऐसे हैं सेपर प्लेनर स्लॉटर के कि 10 से 15 प्रश्न में पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। लेकिन आपको वह 10 से 15 प्रश्न याद नहीं करने हैं, उसको समझना है कि एक्चुअल में लेंथ ऑफ स्ट्रोक अगर यहाँ पे लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक एक्चुअल में क्या है। ठीक है, ओके। अब ड्राइव मैकेनिज्म में दूसरा देखो, अभी हमने एक ड्राइव मैकेनिज्म कौन सा देखा, आप बोलेंगे कौन सा, हाइड्रोलिक ड्राइव। अब हम दूसरा ड्राइव मैकेनिज्म देखेंगे जिसको बोलते क्या है, तो बोलते हैं मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम। ठीक है, अब आप यहां पे देखो, तो देखते रहो, अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा। चलिए, द लेस एक्सपेंसिव सेपर, जो सस्ते टाइप के सेपर होते हैं, यूज अ मैकेनिकल ड्राइव। क्यों? क्योंकि हम लोगों को यही वाला सेपर पढ़ना है। नाम क्या है इसका, मैकेनिकल ड्राइव। क्योंकि हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम भी आपने देखा मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। अब सबसे पहले आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यह आपका रैम का कनेक्शन दिखा रहा है, एनिमेशन है, ज्यादा कुछ इससे समझ में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये चीज, यह आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यह आपका रॉकर आर्म है, ये रॉकर आर्म है, और यह रॉकर आर्म का यह जो रेसिप्रोकेशन है, ऑसिलेशन है, वह इस पूरे के पूरे किस में बदल दे रहा है, रेसिप्रोकेशन बदल दे रहा है। थोड़ा सा आगे आओ, ये देखो। ठीक है, सबसे पहले उस थ्योरी को पढ़ने से पहले यहाँ पे देखते हैं, देखो इस वाले पार्ट को भी देख लो। अभी मैंने आपसे एक बात बोला था, 1:1.6 बोला था ना, 1:1.6 क्या होता है, वो ये है। ठीक है, अभी इसके बारे में जिक्र करते हैं, पहले यहाँ पे देखो। सबसे पहले आपको यह पता है, पहली बात तो आपको बता दूं, यह पता है, कुछ ऐसा नया बात नहीं है जो आपको नहीं पता है, लेकिन यह इसी को बोलते हैं मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम या क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यह प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो होता क्या है। सबसे पहले जो आपका यह पूरा का पूरा कनेक्शन किसका है, रैम का कनेक्शन। ठीक है, यह होगा क्या, यहां से यहां तक रैम होगा। अब एक बात जान लो कि यह लिंक जो है जरूरी नहीं है कि हो, कभी कभी इस पूरे रॉकर आर्म को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं और कभी कभी क्या करते हैं इस लिंक के द्वारा कनेक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपका सेपर मशीन। ये इसका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, देखो। अब यह आपका पूरा का पूरा क्या है, रॉकर आर्म है। यह पूरा का पूरा क्या है, रॉकर आर्म। अब इस रॉकर आर्म में तो यहाँ पे क्या लिखा, इसके अंदर क्या होता है, एक मेटल का स्लाइडिंग ब्लॉक होता है। क्या होता है, स्लाइडिंग ब्लॉक होता है। ओके, अब आप यहां पे देखो, जो मैंने आपको बता रखा है उसी का वही इमेज है। यह क्या है, बुल गियर। हमने आपसे क्या बोला था, इसके अंदर जो सबसे बड़ा गियर होता है उसको क्या बोलते हैं, बुल गियर बोलते हैं।
और बुल गियर कैसे चलता होगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा गियर होता है जिसको बोलते हैं पिनियन। तो आप यहाँ इसको बना सकते हो, ये आपके दिमाग में है। इसी पिनियन को कौन चलाता है? मोटर चलाता है। तो अगर यह पिनियन चलता है तो बुल गियर चलता है। और उसके बाद मैंने बोला था जो यहाँ पे सेंटर में होता है वह कौन सा गियर होता है? बेवल गियर। तो देखो सेंटर में कौन सा गियर है? बेवल गियर। यह कौन सा गियर है? बुल गियर। और यह कौन सा गियर? पिनियन। तो पिनियन, बुल गियर और बेवल गियर, ये तीनों आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे यह वाला जो पॉइंट है इसी को तो हम बोलते हैं बालक रॉकर आर्म। यह क्या है? रॉकर आर्म है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है, ठीक है, ये पिन, और यहाँ पे एक बोल्ट होता है, को बोला जाता है कौन पिन? क्रैंक पिन। क्या बोलेंगे? क्रैंक पिन। यहाँ पर एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करते हो? इसको टाइट करके इसके लेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो अगर इतनी बात आपको पता हो तो अब आप ध्यान से देखो कि जब यह फॉरवर्ड स्ट्रोक कर रहा होता है, जब यह यहां से यहां जा रहा होता है, अगर मान लो इस पॉइंट को हमने ए बोला और इस पॉइंट को हमने बी कहा, अगर यह बी से ए की तरफ मूव कर रहा होता है तो इसको कम से कम कितना डिग्री का मूवमेंट करना होता है? 220, एक एवरेज के रूप में है। कटिंग स्ट्रोक में एंगल क्या हो गया? ज्यादा, और रिटर्न स्ट्रोक का जो एंगल है वह क्या है? कम। तो सबसे पहले यहां से भी कभी कभी प्रश्न बनता है कि जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है उसमें जो कटिंग स्ट्रोक का एंगल कितना रेंज पकड़ता है? 220, जबकि रिटर्न वाला कितना पकड़ता है? 140। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब ज्यादा डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस ज्यादा है, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, जब यह ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए कटिंग स्ट्रोक थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम होता है, इसलिए रिटर्न क्या होता है? तेजी से हो जाता है। तो क्विक रिटर्न का एक रीजन यह है कि जो कटिंग स्ट्रोक का एंगल होता है वह ज्यादा होता है, जबकि रिटर्न स्ट्रोक का जो एंगल होता है वह क्या होता है? कम होता है। इसी के संदर्भ में यह दोनों बातों को आपको एक साथ मैच करके देखना पड़ेगा कि यह क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्यों है। अब एक्चुअली यह आप थ्योरी ऑफ मशीन में और डीप में भी पढ़ेंगे। क्विक रिटर्न में विथ वर्थ मैकेनिज्म भी है, तो अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो भी है वह क्या है? क्विक रिटर्न का बेसिक पार्ट है। क्या है? बेसिक पार्ट। आइए आगे यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, अ शेपर ऑपरेट बाई मूविंग अ हार्डन कटिंग टूल। सीधी सी बात है, कह रहा है कि एक हार्डन कटिंग टूल होगा, उसके मूवमेंट को कराना है और उसका मेन फंक्शन है, जबकि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, या तो यह फॉरवर्ड में जाएगा या तो यह रिवर्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके टूल का मूवमेंट क्या होगा? या तो फॉरवर्ड होगा या तो रिवर्स होगा। अक्रॉस द वर्क पीस के क्रॉस इसका मूवमेंट होगा हार्डन टूल का। ऑन द रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द रैम, ठीक है, रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द रैम द टूल इज लिफ्टेड, ठीक है, टूल लिफ्ट हो जाता है। आपको पता होगा क्यों होता है, किसकी वजह से होगा? क्लैपर बॉक्स। टूल इज लिफ्टेड क्लियर ऑफ द वर्क पीस, रिड्यूसिंग द कटिंग एक्शन टू वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो अगर रिटर्न स्ट्रोक में अगर आपका टूल लिफ्ट कर जाता है, किसके कारण करता होगा? क्लैपर बॉक्स की वजह से। फिर कह रहा है रिड्यूसिंग द कटिंग एक्शन टू वन डायरेक्शन ओनली। यह कटिंग कैसे करता है? केवल और केवल वन डायरेक्शन में करता है, जबकि रिटर्न स्ट्रोक में क्या होता है? वह लिफ्ट कर जाता है। इसके कारण रिटर्न स्ट्रोक में कोई भी कट नहीं करता। फिर कह रहा है शेपर आर अवेलेबल विथ वर्थ मैकेनिज्म या हाइड्रोलिक ड्राइव मैकेनिज्म। तो अभी आपने जो पढ़ लिया वह क्या था? हाइड्रोलिक टाइप का। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं विथ वर्थ द लेस एक्सपेंसिव शेपर में कैसा मैकेनिज्म होता है? मैकेनिकल ड्राइव। दिस ड्राइव यूज अ क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, इसमें क्या होगा? क्रैंक मैकेनिज्म होगा। इसमें और क्या होगा? देखो ध्यान से, एक क्या होगा? बुल गियर। देखो जो यहाँ पे लिखा है वो आप सब जान रहे हो, यह केवल और केवल उसके बेसिक पार्ट को आप
आपको मैंने बता रखा है कि सबसे पहले बुल गियर है, यह केवल आपको पढ़ना है। बुल गियर इज ड्रिवन बाई पिनियन, कंफर्म आपको पता है ना। एक बुल गियर होता है, उसको कौन चलाता है? पिनियन चलाता है। और बुल गियर के सेंटर में क्या होता है? बेवल गियर होता है। बेवल गियर के पास क्या होता है? क्रैंक पिन होता है। और यहाँ पे क्या होता है? रॉकर आर्म होता है। यही तो बात है जो आपको पहले से पता है, वही लिखा है। देखो क्रैंक मैकेनिज्म में द बुल गियर इज ड्रिवन बाय द पिनियन से चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज कनेक्टेड टू द मोटर शेफ्ट, ओके, मतलब पिनियन किससे कनेक्ट है? मोटर से कनेक्ट है। थ्रो अ गियर बॉक्स विथ 4, 8 आर मोर स्पीड अवेलेबल। इसका मतलब है कि जो पिनियन है, पिनियन के पास 4, 8 या और सारे टाइप के स्पीड अवेलेबल होते हैं। द आरपीएम ऑफ वुल गियर बिकम, ठीक है, द आरपीएम ऑफ वुल गियर बिकम द स्ट्रोक पर मिनट ऑफ द शेपर। अब स्ट्रोक पर मिनट क्या होगा? अभी हम इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो जब आप 1 मिनट में एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स, मतलब स्ट्रोक पर मिनट का मतलब क्या है कि शेपर मशीन कट करते वक्त 1 मिनट में कितना फॉरवर्ड और कितना रिवर्स, मतलब 1 मिनट में कितनी बार यह फॉरवर्ड रिवर्स कर लेता है, कितने नंबर होंगे, वह उसका क्या कहलाता है? स्ट्रोक पर मिनट। स्ट्रोक पर मिनट। आप यहां पे आते हैं। अब यह बात आपको बिल्कुल पता है, यह आपका रॉकर आर्म है और यहाँ पे रॉकर आर्म और इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इससे क्या हो जाएगा? इसका लेंथ ऑफ स्ट्रोक कम और ज्यादा हो जाएगा। अब यह बहुत पुरानी बात इसलिए हो गई क्योंकि मैं आपको लास्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है, और यह उसका बहुत ही अच्छा फिगर बना हुआ है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, इस वेलोसिटी में क्या है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1.6। तो इसका मतलब है कि जो इसका अगर वेलोसिटी इसका कटिंग का 1 है तो रिटर्न का कितना होगा? 1.6। तो अगर आपको पहला स्लाइड याद होगा हम लोगों में, उसमें लिखा था कि जो रिटर्न स्ट्रोक होता है लगभग 2 गुना होता है। वो 2 गुना नहीं होता, लगभग कितना होता है? 1.6, ठीक है। तो जो कटिंग स्पीड है अगर वो 1 है तो रिटर्न वाला कितना होगा? 1.6, ठीक है। और आप देख पा रहे हो इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोलिक होता तो उसका कैसे बनता? ध्यान से देखो, अगर ये हाइड्रोलिक होता तो कुछ ऐसा बनता। तो हाइड्रोलिक में आपने देखा कि यह जो है यूनिफॉर्म है, मतलब इसकी ऊंचाई क्या है? सेम है। अगर यह रिवर्स वाला है और यह कटिंग वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यह कर्वेचर है, इसलिए यहाँ पे हर जगह क्या है? इसका लेंथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो जब लेंथ वेरी कर रहा है इसका मतलब कौन सा सिस्टम? मैकेनिकल सिस्टम है। और अगर ऐसा प्रोफाइल फॉर्म हो रहा है इसका मतलब कैसा है? हाइड्रोलिक सिस्टम। तो शेपर मशीन को चलाने के लिए 2 टाइप का इनपुट दिया जा सकता है, एक का नाम है हाइड्रोलिक और एक का नाम है मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या होगा? बुल गियर होगा, पिनियन होगा, रॉकर आर्म होगा, स्लॉटेड आपका एक ब्लॉक होगा, और यहाँ पे क्या है? क्रैंक पिन है, और क्रैंक पिन की लंबाई को कम या ज्यादा करके लेंथ ऑफ स्ट्रोक को एडजस्ट किया जा सकता है। एक बात और बता दूं आपको, जब यहाँ पे क्रैंक और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, इसी का मतलब क्या है कि ये इसका स्ट्रीम इंड पोजीशन बताता है जहां पे स्पीड 0 होता है। और अगर यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी अगर एंगल 90 हो गया, इसका मतलब क्या है? ये इसका स्ट्रीम इंड पोजीशन बता रहा है। तो इसका स्ट्रीम इंड पोजीशन मान लो A है और यहाँ पे मान लो B है। तो स्ट्रीम इंड पोजीशन पे अगर स्पीड 0 है, इसका मतलब क्या है? क्रैंक पिन और रॉकर आर्म के बीच का एंगल क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि यही से यह इसको टर्न करता है। इसका मतलब यह वाला फोर्स यह यहाँ पे है या तो यहाँ पे है, ठीक है। यह इन दोनों पॉइंट को शो कर रहा है। तो यह आप बिल्कुल अच्छे समझ सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? द कटिंग स्पीड ऑफ द टूल अक्रॉस, देखना, द कटिंग स्पीड ऑफ द टूल अक्रॉस द वर्क विल वेरी ड्यूरिंग द स्ट्रोक।
वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है। सबसे पहली बात है विल वेरी ड्यूरिंग द, यह बात कोई नई नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि जो कटिंग स्पीड है वो पूरी तरीके से वेरी करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कटिंग स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी डायग्राम में आपने देखा, वेलोसिटी डायग्राम द मैक्सिमम इज द सेंटर ऑफ द स्ट्रोक, यह प्रश्न एग्जाम का है। अब आप देखो यहाँ पे, यही तो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे और यहाँ पे, तो इस सेंटर पॉइंट पे V क्या है, मैक्सिमम है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने आपको बताया था पेंडुलम वाला सिस्टम। जब आप इसको इधर उधर करते हो तो अगर मान लो यह पॉइंट A है, यह पॉइंट B है, यह पॉइंट C है, ठीक है, तो A पॉइंट पे VA इक्वल टू 0 होता था, यहाँ पे VB पॉइंट पे भी 0 होता है, जबकि VC पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सॉरी यहाँ 0 आ गया, तो इसको क्या हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम। तो आपको जानना क्या है कि जब यह मूव करता है एकदम स्ट्रीम पे 0, इंड पे 0, जबकि मैक्सिमम क्या होता है, सेंटर में होता है। यहाँ पे देखो VC पे क्या है, मैक्सिमम, यही तो यहाँ पे लिखा है, द मैक्सिमम इज एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रोक। तो इसकी कटिंग स्पीड ज्यादा कहाँ होगी, उसके सेंटर पे होगा, जबकि कम कहाँ होगा, दो जगह होगा, उसके स्ट्रीम इंड रिवर्स पे और स्ट्रीम इंड फॉरवर्ड पे। फिर पेपर हैव अ लिंकेज यूजिंग 220 ऑफ द साइकिल फॉर द कटिंग स्ट्रोक। देखो यहाँ पे कटिंग स्ट्रोक में जो एंगल अचीव करता है 220, कहाँ पे आ रहा है, कटिंग आ रहा है। फिर आगे चलो, एंड 140 फॉर द रिटर्न स्ट्रोक, इसका मतलब आगे आओ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रिटर्न स्ट्रोक में कितना आ रहा है, 140। तो रिटर्न स्ट्रोक में जो एंगल ट्रेवल कर रहा है कितना कर रहा है, 140, जबकि कटिंग में कितना कर रहा है, 220। कितना कर रहा है, 220। ओके, तो यह दो बातों को आपको याद रखना है, कटिंग का एंगल और क्या है, रिटर्न का एंगल। फिर आगे आते हैं, दिस इज क्लोज टू अ 3:2 रेशियो। अब का क्या मतलब है, अभी हमने आपको एक रेशियो बताया था 1:1, ये तो था। इसका मतलब है कि यह कटिंग स्पीड का रेशियो, इसका है यह कटिंग स्पीड का रेशियो। इसका मतलब है कि अगर यह मान लो यह फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में कटिंग कर रहा है, यह कैसा है, रिटर्न है, तो जो फॉरवर्ड है अगर 1 है तो रिटर्न का स्पीड क्या हो जाएगा, 1.6 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो यह जो दोनों स्पीड की बात की, यह स्पीड की बात है। लेकिन यहाँ पे जो है 3:2, अब यह जो 3:2 है यह टाइम की बात है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कटिंग में 3 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो नॉन कटिंग या रिटर्न में कितने सेकंड का टाइम लेगा, 2 सेकंड। तो यह स्पीड के संदर्भ में बात कर रहा है और यह टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। तो दोनों बातों को आपको समझना है, ये दोनों ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो अगर 1:1.6 कब होगा और 3:2 कब होगा, ये दोनों बातों को आपको समझना है। तो अगर ये 3 सेकेंड में अगर वो कट कर रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड में कट करेगा, रिवर्स में नॉन कट करेगा, तो यहाँ पे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लग रहा है, यहाँ पे 3 सेकेंड। अब आते हैं आगे, सेटिंग अप अ मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टेपर, ठीक है। द लेंथ ऑफ कट इन mm, लेंथ ऑफ कट को हम किस में लेते हैं, mm में, नोन एज, एंड द कटिंग स्पीड इन अ मीटर पर मिनट, ठीक है। तो कटिंग स्पीड को हम लोग लेथ में भी मीटर पर मिनट लिए थे, और जहां भी कटिंग स्पीड आएगा मीटर पर मिनट के संदर्भ में लिए थे। इट सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ मेटल बीइंग कट। अब हम कितना कटिंग स्पीड रखेंगे यह डिसाइड करता है कि हमको कैसा मटेरियल को कट करना है।
किस मटेरियल को कट करना है वही डिसाइड करता है कि हम कटिंग स्पीड को कितना रखें। तो यहां से दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट बात यहाँ पे है, द मैक्सिमम कटिंग स्पीड कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। यह भी आपको बिल्कुल पता है, आप यहां से भी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोलन की बात है, ऑसिलेशन की बात है, तो यहाँ पे सेंटर में क्या है, मैक्सिमम है। और यहाँ पे V0, यहाँ पे A0, यह दोनों बात आप यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ भी V मैक्सिमम समझ सकते हो। तो अभी तक जितनी बातों को हमने आपको बताया, कम से कम एक से ज्यादा बार बताया, ठीक है। और आपको इन बातों को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, ध्यान से देखो। तो शेपर मशीन में अभी तक जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, आप बिलीव करो कि शेपर मशीन में एक ऐसा सिंगल प्रश्न आ नहीं सकता जो आपको फंसा ले, अभी तक जितना आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे। शेपर मशीन में जो कटिंग टाइम होगा, जिसको मशीनिंग टाइम बोलेंगे, जो मटेरियल रिमूवल रेट होगा, मतलब कितना धातु को कट करके बाहर निकाल रहा है, मटेरियल रिमूवल रेट कितना होगा, मशीनिंग टाइम कितना होगा, वेलोसिटी क्या होगा, आरपीएम क्या होगा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक या दो प्रश्न बहुत आसान से करवाऊंगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका एक गहरी समझ जनरेट हो जाएगा शेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद वर्टिकल शेपर ही तो स्लॉटर है, तो इसका मतलब है स्लॉटर में बहुत बड़ी बात नहीं बचती। तो असली जो खास बात बनेगी वह होगा प्लेनर, ठीक है। तो प्लेनर में जो सबसे खास बात है वह है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, किस प्रिंसिपल पे वहां पे लगता है, कि उसके क्विक रिटर्न का बेसिक फंडा क्या है, किस पे वो काम करता है, ओके। तो अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं वह है ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ शेपर। मैंने आपको बोला कि शेपर मशीन पर भी आप गियर बना सकते हो, यह बात सच है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस टेबल पे ग्रेजुएशन दे सकते हो, मतलब बंटवारा कर सकते हो, मतलब उसकी पेरीफेरी को डिफरेंट में बांट सकते हो। अगर यह बंट रहा है तो आपका गियर क्या कट सकता है, बड़े आसानी से कट सकता है। अब ध्यान से देखो, यह शेपिंग ऑफ रेक्टेंगुलर जॉब, ठीक है, रेक्टेंगुलर जॉब को शेप देना। फिर क्या कह रहा है, मशीनिंग ऑन अ थिन जॉब ऑन अ शेपर, एक थिन जॉब पर भी आप शेपर पे मशीनिंग कर सकते हो। कटिंग ऑन एन एंगल ऑफ अ लार्ज जॉब, ठीक है, एंगल भी कट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह फ्लैट, वर्टिकल एंड एंगुलर, ये तीनों कट कर सकता है। फ्लैट, वर्टिकल और एंगुलर, ये तीनों कट कर सकता है ना, तो यहाँ पे एंगल भी कट कर सकता है। कटिंग ऑफ डबटेल ऑन अ शेपर, ठीक है, डबटेल भी कट कर सकता है, ठीक है। डबटेल का मतलब देख लो, ये मान लो कुछ ऐसा कटिंग है, तो यह एक टाइप का डबटेल है, यह भी कट कर सकता है, डबटेल कट कर सकता है। फिर कह रहा है वी और की वे, ठीक है, आप देखते हो वी ब्लॉक बना सकता है, या वी ब्लॉक बना सकता है, की वे बना सकता है। की वे भी आप समझते ही होंगे, अगर यह कोई शेफ्ट है, ठीक है, ऐसा की वे बन सकता है। फिर कह रहा है कटिंग अ की वे ऑन अ शेपर विद डज नॉट एक्सटेंड एन टायर लेंथ। हाँ ठीक है, एक बात और है कि अगर आपका शेफ्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, अगर शेफ्ट बहुत बड़ा होता है तो पूरी लंबाई पर कीवे नहीं बना सकता। इसका मतलब ये है कि पूरे लंबाई पर कीवे बनाने के लिए हम लोग ब्रोचिंग का यूज करते हैं। जबकि क्यों? क्योंकि शेपर का मूवमेंट ही इतना बड़ा नहीं है। अगर आपका शेफ्ट 3 मीटर का है, कितने मीटर का है? 3 मीटर का। अगर आपको पता होगा कि हमने बोला था 117,175,990, इतना इसका रेंज है, तो इससे ज्यादा तो मूव ही नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर आपका शेफ्ट काफी बड़ा है तो इंटायर लेंथ पे तो कर ही नहीं सकता, तो इंटायर लेंथ पे हम लोग की वे या स्प्लाइन शेफ्ट बनाने के लिए सामान्य रूप से ब्रोचिंग का यूज करते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो यह इंटायर लेंथ पे क्या कर सकता है? नहीं कट कर सकता, ठीक है। लेकिन छोटा अगर वर्क पीस है तो वहां पे बना सकता है। तो यह इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। अब
यहाँ पे जो आता है कटिंग स्पीड, यहाँ से थोड़ा सा न्यूमेरिकल टच आएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा फिर से बैकग्राउंड चेक करते हैं तुम लोगों का कि मामला कहाँ तक। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने आज की क्लास में जो जिक्र किया है वह सबसे पहले जिक्र किया था कि वर्टिकल सेपर मशीन। क्या बात किया था? वर्टिकल सेपर मशीन। तो वर्टिकल सेपर मशीन में हमने आपसे बात किया था कि जो स्ट्रोक आपका सेट करते हैं वहां पे एक डिस्क होता है और यहाँ पे क्या होता है? स्लॉट। तो स्लॉटेड डिस्क के इस पॉइंट को हम क्या करते हैं? वेरी कराते रहते हैं। इस पॉइंट को वेरी करा के क्या करते हैं? स्ट्रोक लेंथ को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। तो जो स्लॉटेड डिस्क होगा उससे हम क्या करते हैं? लेंथ ऑफ स्ट्रोक को सेट करते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम। हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम में आपने प्रोफाइल कैसा देखा? हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम का जो प्रोफाइल था वो होमोजीनियस था। इसका मतलब है जो मैकेनिकल ड्राइव वाला था हर पॉइंट पे स्पीड बदल रही थी, जबकि यहाँ पे स्पीड क्या थी? कांस्टेंट। फिर से डाउन, फिर से रिटर्न, स्पीड कांस्टेंट। तो जो हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम होता है वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसके द्वारा जो कट होता है वो होमोजीनियस होता है। लेकिन जो मैकेनिकल ड्राइव है, जो विथ वर्थ की मैकेनिज्म है, उसमें ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या होता है? बुल गियर होता है। ये आपका बुल गियर है। बुल गियर का कनेक्शन किससे होता है? पिनियन से होता है। पिनियन ने किसको चलाया? बुल गियर को। बुल गियर चला तो यहाँ पे क्या है? बेवल गियर। बेवल गियर के साथ क्या है? यहाँ क्रैंक पिन है और यहाँ पे क्या है? रॉकर आर्म। यह रोटेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, और जब रॉकर आर्म ऑसिलेट करेगा तो उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? रैम लगा हुआ है। रैम फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स। तो यह इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं विथ वर्थ मैकेनिज्म। और इसमें आपने देखा कि जो कटिंग एंगल होता है वो 2 to 0 होता है, जबकि रिटर्न का एंगल कितना होता है? 140 होता है। इसीलिए कटिंग का जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है और रिटर्न का टाइम कम लगता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्विक रिटर्न। ठीक है, आपने देखा कि एक रेशियो होता है 1:1.6 और एक होता है 3:2। तो एक टाइम के प्रेफरेंस में बात करता है और एक कटिंग स्पीड के प्रेफरेंस में बात करता है। तो अगर ये कटिंग स्पीड है तो ये किसकी बात कर रहा है? टाइम की। तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा सवाल तो ये लगाना है, कटिंग स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो आपको ये टिक लगा। और आपके पास एक सवाल आता है कि सेपर मशीन में कटिंग करते वक्त स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगी? तो आपने क्या जवाब दिया? सेंटर में। ठीक है, सेंटर में कैसे? आपके दिमाग में यह वाला इमेज होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, इससे आप बहुत आसानी समझ पाओगे, क्योंकि इसका सेंटर लाइन है और सेंटर लाइन में क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे 0। एक बात और जो आपको याद रखना है, जब आपका रॉकर आर्म और क्रैंक के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो उसके स्ट्रीम एंड पोजीशन को क्या करता है? शो करता है। और इधर वाला भी इसके स्ट्रीम एंड पोजीशन को क्या करता है? शो करता है। तो इतनी बेसिक बातों को बाद हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसको बोलते हैं कटिंग स्पीड। और कटिंग स्पीड से जो न्यूमेरिकल बन के आएंगे, ठीक है, जो न्यूमेरिकल बन के आएंगे बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे एक एक नंबर के। ठीक है, कि लंबाई चौड़ाई तो ज्यादा लग रहा होगा, देख लो, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल को हम लोग बहुत आसानी से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो डेप्थ है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यह अगला क्लास थोड़ा सा और अच्छा आएगा, आपको आनंद देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो अगली क्लास को हम लोग नेक्स्ट लेंगे और कटिंग स्पीड, उसके जो मैकेनिकल फॉर्मूले हैं उस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास यहीं रखते हैं खत्म, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो पहला, आज का जो दूसरा और तीसरा, ये तीनों लेक्चर को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इससे आपके दिमाग में सेपर मशीन से रिलेटेड एक गहरी समझ बैठेगी और वह गहरी समझ आपको हर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।